साल्मोनेलोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह आमतौर पर दूषित खाद्य पदार्थों और पानी के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। 2. यह साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के कारण होने वाला एक वायरल संक्रमण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। संदर्भ: हाल के अध्ययनों में बहु दवा प्रतिरोधी साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम DT104 के उद्भव का पता चला है, जो मनुष्यों और मवेशियों में संक्रमण का कारण बनता है। साल्मोनेला संक्रमण, साल्मनेलोसिस, एक सामान्य जीवाणु रोग है जो आंत्रमार्ग को प्रभावित करता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया आमतौर पर जानवरों और मानव आंतों में रहते हैं और मल के माध्यम से निकलते हैं। दूषित पानी या भोजन के माध्यम से मनुष्य सबसे आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया में दोहरी कोशिका भित्ति होती है, जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। यह संक्रमित शिकार के अंतर्ग्रहण, संक्रमित खाद्य स्रोतों या पशु चिकित्सा अस्पताल सहित दूषित वातावरण के कारण साल्मनेलोसिस संक्रमण का कारण बनता है। साल्मोनेला संक्रमण वाले कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। अधिकांश लोगों को एक्सपोजर के बाद 8 से 72 घंटों के भीतर दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन हो जाती है। अधिकांश स्वस्थ लोग किसी विशिष्ट उपचार के बिना कुछ दिनों से लेकर 1 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाते हैं। कुछ मामलों में अतिसार गंभीर निर्जलीकरण का कारण बन सकता है और इसके लिए त्वरित चिकित्सा पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि संक्रमण आंतों से परे फैलता है तो प्राणघातक जटिलताएं भी विकसित हो सकती हैं। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPFA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित किया गया है। 2. हाल ही में इसने नई दिल्ली में एक निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया। 3. निवेशक दीदी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ IEPF प्राधिकरण का एक अनूठा प्रयास है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. केवल 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPFA कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के तत्वावधान में काम करता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रशासन के लिए भारत सरकार द्वारा 7 सितंबर 2016 को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। हाल ही में इसने कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया। IEPFA शुभंकर फंडू की संकल्पना इस विचार के साथ की गई थी कि यह IEPFA के संदेश, जनादेश और पहलों से जुड़ना आसान बनाने के उद्देश्य से निवेशक जागरूकता को अंतिम छोर तक ले जाने के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेगा। निवेशक दीदी भारतीय डाक भुगतान बैंक के साथ IEPF प्राधिकरण का एक अनूठा प्रयास है, जिसमें महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए अवधारणा में निवेशक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। IEPF के उद्देश्य प्राधिकरण को निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष IEPF के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निवेशकों को शेयरों,
दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा, डिबेंचर आदि की वापसी करने की जिम्मेदारी। निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगा। 2. समिति द्वारा रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाजार के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में संचारित होता है और समग्र मांग को प्रभावित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। मौद्रिक नीति समिति आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 चेटाबाइट के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन करने का अधिकार है। इस तरह का पहला एमपीसी 29 सितंबर 2016 को गठित किया गया था। एमपीसी के सदस्य धारा 45 चेटाबाइट के अनुसार एमपीसी में आरबीआई गवर्नर के पदेन अध्यक्ष, मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक के एक अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 3 व्यक्ति शामिल होंगे। नियुक्तियों की अंतिम श्रेणी अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले योग्यताधारी व्यक्तियों की होती है। उद्देश्य आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। एमपीसी बेंचमार्क ब्याज दर या आधार या संदर्भ दर को तय करता है, जिसका उपयोग अन्य ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाजार के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में संचारित होता है, जो बदले में मुद्रास्फीति और विकास के एक प्रमुख निर्धारक समग्र मांग को प्रभावित करता है। इसका उद्देश्य चलनिधि स्थितियों के मॉडलन के साथ साथ वर्तमान और उभरती व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीति रेपो दर निर्धारित करना है। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करती है। ध्यातव्य है कि मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंक पर बाध्यकारी होता है। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम (GCOS) सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह नियमित रूप से वातावरण, भूमि और महासागर के वैश्विक जलवायु अवलोकनों की स्थिति का आकलन करता है और इसके सुधार के लिए मार्गदर्शन तैयार करता है। 2. यह यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स EUMETSAT द्वारा आयोजित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। प्रसंग ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम (GCOS) सम्मेलन में कहा गया है कि जलवायु अवलोकन प्रणाली की स्थिति कमजोर बनी हुई है और इसे मजबूत करने तथा बनाए रखने के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया ने जलवायु अवलोकन प्रणालियों में प्रगति को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। ध्रुवीय और गहरे समुद्र प्रेक्षण प्रणालियों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डेटा, गुणवत्ता, उपलब्धता, पहुंच और उपयोगिता में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उपलब्ध आंकड़ों का प्रसंस्करण असंगत होने के कारण जलवायु अवलोकनों का कम एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम (GCOS)
विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन IOC, यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद IC द्वारा सह प्रायोजित है। इसे वर्ष 1992 में द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन के परिणाम के रूप में स्थापित किया गया था। यह नियमित रूप से वातावरण, भूमि और महासागर के वैश्विक जलवायु अवलोकनों की स्थिति का आकलन करता है और इसके सुधार के लिए मार्गदर्शन तैयार करता है। GCOS सम्मेलन का आयोजन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स EUMETSAT द्वारा किया गया था। जलवायु की प्रचालनात्मक निगरानी और वैश्विक जलवायु परिवर्तन का पता लगाना EUMETSAT के मूल उद्देश्य हैं। GCOS द्वारा समर्थित अवलोकन जलवायु अनुसंधान में चुनौतियों को हल करने में योगदान करते हैं और जलवायु सेवाओं और अनुकूलन उपायों को भी रेखांकित करते हैं। बोवाइन मास्टिटिस मवेशियों में होने वाली एक आम बीमारी है जिससे डेयरी क्षेत्र को भारी आर्थिक नुकसान होता है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह केवल जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। 2. इस बीमारी के खिलाफ कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B. प्रसंग मास्टिटिस सहित अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ मवेशियों में प्रतिरक्षा बनाने में एक बड़ी सफलता मिली है। शोधकर्ताओं ने सक्रिय संघटक के रूप में करक्यूमिन के साथ एक प्राकृतिक फाइटोकेमिकल यौगिक की प्रतिरक्षा मॉड्यूलेशन क्षमता को सफलतापूर्वक मान्य किया है। बोवाइन मास्टिटिस शारीरिक आघात या सूक्ष्मजीव संक्रमण के कारण स्तन ग्रंथि में थन ऊतक की एक ज्वलनशील प्रतिक्रिया है। कम दुग्ध उत्पादन और दूध की खराब गुणवत्ता के कारण डेयरी उद्योगों में आर्थिक नुकसान के कारणों में यह सबसे आम बीमारी मानी जाती है। बोवाइन मास्टिटिस को सूजन की डिग्री के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात नैदानिक, उपनैदानिक और क्रोनिक मास्टिटिस। बैक्टीरियल इंट्रामेमरी इन्फेक्शन (IMI) को बोवाइन मास्टिटिस का मुख्य कारण माना जाता है। कई जीवाणु प्रजातियों को गोजातीय स्तनजलन के प्रेरक एजेंट के रूप में पहचाना गया है। जीवाणु संक्रमण के अलावा यह वायरस, माइकोप्लाज्मा तथा कवक सहित विभिन्न सूक्ष्मजीवों के कारण भी होता है। गाय में लाल और सूजे हुए थन और बुखार जैसी दिखने वाली असामान्यताओं से एक नैदानिक गोजातीय स्तनजलन स्पष्ट और आसानी से पता चल जाता है। परिणामस्वरूप गुच्छे और थक्कों की उपस्थिति के साथ गाय का दूध पानी जैसा दिखता है। वर्तमान में मास्टिटिस के खिलाफ कोई टीका उपलब्ध नहीं है और जलनरोधी तथा एंटीबायोटिक उपचार उपलब्ध विकल्प है।